अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरे साथ होंगे आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और सैफुर रहमान साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास 16वां इजलास जो कि सदर की से मजबूरी बुलवा लिया गया और ये मजबूरन दस्तखत भी करवाए गए, ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं। कौमी असम्बली के इस इफ्तिताही इजलास में हुआ क्या? मछली मंडी का ये मंजर पेश करता रहा इजलास, और तो और ऐवान में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा भी किया। नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद ऐवान में दाखिल हुए और जैसे ही वो पहुंचे हैं वहां, उनको चोर चोर के जो नारे हैं वो सुनने पड़े। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी घड़ी चोर के नारे लगाए गए, अपोजिशन की जानिब से मैंडेट चोर के नारे लगाए गए। अलीम खान जब आए तो लोटा लोटा के नारे लगाए गए। सूरत हाल यही थी। आसफा भुट्टो जरदारी की जानिब से भी जो कहा गया, और वो गैलरी में खड़े होकर अल्लाह कह रही थी कि एक जरदारी सब पर भारी। तो सूरत हाल तो यही थी जी। ऐवान की अपोजिशन और हुकूमत कर क्या रहे थे? ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर सफाइयाँ देते हुए ही दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ साहब फिलहाल रेहाना डार के जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे, इस पर तो उन्होंने बात नहीं की। लेकिन वही रिजर्व सीट्स के हवाले से और जनरल सीटों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अप्लाई नहीं किया, इसकी बात उन्होंने ज़रूर की। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले सवाल आप ही के सामने। सदर इजलास बुलाने पर मजबूर, कई अखबारात की ये लीड है। अगर ये मजबूरन इजलास बुलाए जाएंगे और आज का इजलास जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है कौमी असम्बली में, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मुझे तो कम अज कम ये असम्बली चलती हुई नजर नहीं आती, और असम्बली तो चलेगी, शायद हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये जो आपने सदर के बारे में कहा कि उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए, कि देखिए सदर का एक बहुत तारीख है, बड़ी expense है। यानी हुआ ये कि सदर पाबंद है असेंबली का इजलास बुलाने के लिए, और असेंबली का इजलास उस वक्त होता है जब उन्हें मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट जारी कर दी जाए कि ये लोग जो हैं कि इलेक्ट हो चुके हैं, और उसमें मखसूस नशस्तें जो हैं, इसमें अक़लियतों की नशस्तें हैं, ख़वातीन की नशस्तें हैं, वो सारी जब हो जाती हैं तो उसके बाद असेंबली होती है, और फिर असेंबली का इजलास आने का सदर पाबंद। लेकिन सूरत हाल ये हुई है कि यहाँ तय कर दिया गया है हुक्मरान तबके की तरफ से कि जिस तरह का वो मैंडेट लेकर आए हैं, उन्होंने, अब आप देख इतनी शर्मनाक बात है कि जाकर ये कह रहे हैं कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देनी थी ये हमें दे दें आप। हाँ जी। अब ये इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो उसमें फिर शर्म वाली बात, या जो लफ्ज ख्वाजा साहब ने कहे थे कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होता है, वो तो ना रहा। क्योंकि एक आप ध्यान में रखें कि चोर अगर फ्री हो ना किसी चीज, उस पे है, मतलब वक्त होता है वो चोर पकड़े जाने में, यानी लेकिन अगर डाका पड़े तो डाका सब लोग को पता होता है और सब लोग उस पे बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मैंडेट है वो चोरी नहीं हुआ बल्कि डाका पड़ा है। इस डाका पड़ने का नतीजा ये है कि आप तमाम तबके मान रहे हैं। आपने मुस्तफा कमाल का बयान भी सुन लिया, इसके अलावा टेसोरी का भी बयान सुन लिया, गवर्नर टेसोरी का। इस तरह हर जो है वो पर बोलकर ये कह रहा है कि जनाब जो बेनिफिशरी हैं वो बता रहे हैं कि हम बेनिफिशरी हैं, और जो करते हैं वो भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, और इस तरह चीजें सारी सामने आ रही। बात के फॉर्म 5 और 47 को आपका मुआवजा कर लेते, इलेक्शन कमीशन कर लेता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, और उसके बाद बात खत्म हो जाती। आपने जानबूझ के ये चीजें पहले की हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जिसको पूरी दुनिया तस्लीम नहीं कर रही। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब ये बिल्कुल की बात है कि जिस तरह कोई शख्स चोर जब किसी के घर में आ जाए और वो उसे पकड़ने की कोशिश करे तो कहे कि जनाब मेहरबानी करो, मेरा तो पाँव जख्मी हुआ है, मेरे पाँव से ना पकड़ो। बात यह है कि अब जब चोरी होगी, डाका पड़ गया, मैंडेट लूटा गया, उसके बाद जो लोग एहतजाज करने वाले हैं वो हक पे जाना है कि वो एहतजाज करे। किस तरह कर ले कि चोरी शुदा मैंडेट के डाका के जरिए दाखिल किया गया मैंडेट है, उसकी बुनियाद पर हुकूमत बने, और फिर सारे खामोश हो जाए कि ठीक है आप ये आप हुकूमत करें, ये पाकिस्तान इन मुफाद में है।
पाकिस्तान के 3 मुफाद में फोरेंसिक होना है, एक ऑडिट होना है, फोरेंसिक ऑडिट होना है इसका, ये जो 47 और 45 का, अगर वो हो जाए तो उसके बाद चीजें चल सकती है, अगर ना हुआ तो ये मामला बहुत गड़बड़ इससे होगी और चीजें खराब होती जाएंगी। ठीक है नौशाद साहब, अभी सूरत हाल शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से भी इंटरव्यू में अलग ऐलान कहा गया है कि चोरी करके हुकूमत बनाएंगे, अवाम की राय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, अवाम किसे मैंडेट दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत बनी है, जो हुकूमत आने वाले टाइम में करेगी, वो सब कुछ चोरी शुदा है और इस पर हम मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे ही होगा। देखें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। और आज जो असम्बली की सूरत हाल रही है, हंगामा आराई, हमने चोर चोर के नारे सुने हैं, घड़ी चोर के एक तरफ, ये हुकूमत भी जवाब दे रही है अब अपोजिशन को, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की आवाम का सोचेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, वो खुद इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर चुके हैं और हुकूमत में चूंकि उनका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें बहुत सी चीजें जो है वो बुरी लग रही अच्छी लग रही हों। लेकिन मैं यहाँ चंद बातें जरूर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि हमारे यहाँ चंद तजिया निगार जो हैं उनको लगता है कि ये जो मामला है ये आगे नहीं चलेगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। तजिया निगारी का आलम ये है इनकी कि ना ये आइन पढ़ते हैं ना कानून पढ़ते हैं। कहीं पर भी आइन में इस तरह की कोई चीज दर्ज नहीं है जिस तरह की यहाँ बयान की गई है आपसे कुछ देर पहले। आइन में सिंपल इतनी सी बात है कि जो असेंबली का इजलास है वो 21 दिन के अंदर इकट्ठा होगा, यानी वो मिलेंगे शेल मीट। क्योंकि ये एक जमाने में याहिया खान के दौर में ये मामला हुआ था कि असेंबली इलेक्ट हो गई थी लेकिन उसका इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। तो उसके बाद जब आइन में ये क्लॉज दाखिल की गई तो इसका मकसद ये है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सदर साहब जो है इससे पहले का स्टांस उनका ठीक था तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गैर आईनी काम किया रात को 11:15 बजे दस्तखत करके, या दस्तखत करना गैर आईनी था या उससे पहले का काम गैर आईनी था। ये फैसला आप खुद कर लीजिए। मजबूरन इजलास बुलाया गया, ये तो अखबारात में लिखा है। नहीं, जबरदस्ती किसने बुलाया? ये तो अखबारात लिखने वाले जो लीड लिख रहे हैं, कौन जबरदस्ती कर सकता है? वो क्या पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप लोग? मुझे बताइए, अखबार का नाम बताइए कि अखबार ने ये कहा है। जंग में लिखा है कि सदर इजलास बुलाने पर मजबूर, मेन लीड है उनकी आज की। भाई इसलिए मजबूर के वो एक गैर आईनी काम कर रहे थे। अगर 12 बज जाते, तारीख चेंज हो जाती तो उनके ऊपर जो बिलावल ने उनको थ्रेट किया था वो मुकदमा वो उन पे कायम हो सकता था। तो ये मजबूरी के दस्तखत आपको लगता है कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं? का मामला जो है वो उनके ऊपर कदगन लग सकती थी। अच्छा, ठीक है, इस वजह से वो चूंकि 15 मिनट रहने थे तो उन्होंने दस्तखत कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ना किए और तारीख चेंज हो गई और 21 दिन का मामला आगे बढ़ गया तो नौशाद साहब धमकियां तो दी गई ना, फंस सकते हैं। ये तो मानते हैं धमकियां दी गई सदर को, धमकियां सदर को धमकियां, किस चीज की धमकी? कि आप दस्तखत करें नहीं तो ऐसी की तैसी। क्या ऐसी की तैसी बताएं? धमकियां तो बिलावल साहब ने कैसे अलग ऐलान दिए? भाई बिलावल साहब ने एक आइन की बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर चली नजर में सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए। आइन की नजर में अगर सदर मुमलिकत ये काम इस तरह से करते हैं तो ये आईनी है, अगर नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी है। अच्छा, अगर गैर आईनी काम करने के मुर्तकिब होंगे तो हम ये काम उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा, ये एक पार्टी का एक लीडर जो है, किसी भी जमात का कोई लीडर जो है वो ये समझता है कि ये उसका मौक़िफ़ है, इसमें ना तो कोई थ्रेट है, ना ये जबरदस्ती है, ना किसी ने उनकी कनपटी पे पिस्तौल रखा है, ना किसी ने कोई उनसे जबरदस्ती कर सकता है सदर मुमलिकत से। आप लोग यहाँ बैठकर पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि ना आपको सदर मुमलिकत का प्रोटोकॉल पता है, ना सदर मुमलिकत किसकी जो उनकी पोजीशन है, उनकी हैसियत है उसका पता है। आप लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर 4 लोगों को ये लगता है कि ये मामला इस तरह से होगा। भाई आपने टोटल उजरदारियां जो जमा कराई हैं वो 30 नशिस्तों पे जमा कराई हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसके बाद जो अगली तमाम तर नशिस्तें हैं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बैठ के फलसफा ये झाड़ा जाता है कि जनाब सारी धांधली हो गई। ये 3, 4, 5 तजिया निगार मीडिया के अंदर और 4, 5, 10 लोग जो है किसी को तकलीफ है, जिस दिन नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया था उसके अगले दिन जो स्टॉक मार्केट थी उसमें तेजी थी और आज तक तेजी चल रही है। तो इसका मतलब पेट्रोल महंगा नहीं होने जा रहा आने वाले टाइम में? ये 20 लोग जो हैं ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। अच्छा, तो इसलिए बात को जरा समझें। ये जो यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि असम्बलियां नहीं चल पाएंगी, चोरी कर लिया है, डाका डाल दिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया। डाके तो हमेशा ही डलते रहे हैं। अगर आप चोरों की बात करेंगी, डाके की बात करेंगी तो कौन सा इलेक्शन था जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी?
देखिए ये बात दुरुस्त है कि आरिफ अगर चौधरी किसी साहब, इलेक्शन में कोई ठीक है, प्रॉब्लम आई है ठीक। उसका जो प्रोसीजर है वो ऑप्ट करे, अदरवाइज जाके फोरेंसिक ऑडिट कराए। बाकी ये जितनी गुफ्तगू आप सुनती हैं ये सिर्फ जुबानी कलामी गुफ्तगू है या व्यूज लेने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसकी ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई अच्छा। कानूनी हैसियत है, ना इससे कोई फायदा होगा। ठीक है, मैंडेट आपके मुताबिक चोरीशुदा नहीं है। आरिफ साहब क्या कमेंट करेंगे इस पे? आप एग्री करते हैं नौशाद साहब के पॉइंट से? हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ ये बात इस अंदाज में होती है कि हमारे किसी एक दोस्त के अलावा बाकी सब दुनिया आइन से नावाकिफ है और कानून का उन्हें पता नहीं है बिल्कुल, और मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो हमारे एक दोस्त के अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा। आइन के बारे में अगर आइन के ऊपर अमल दरामद ना हो जिस तरह का ये अब फरमाया गया है, हाँ जी। तो उसका आपने देखा कि आइन की सरीहन नस थी, उसमें लिखा हुआ था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं विद इन बिफोर 90 डेज, लेकिन नहीं करवाए गए। वहां आइन जो था उस पे अमल दरामद कराने की किसी में हिम्मत नहीं थी, और जिस तरह चीजें ट्रीट की गई हैं पाकिस्तान के साथ तो किया जा रहा है, उस वक्त भी इस तरह के लोग मौजूद थे जिन्हें नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के यानी उस हिस्से के इलेक्शन होने के बाद इनका मैंडेट था, उन्हें मैंडेट नहीं दिया जा रहा था, उन्हें फारिग किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। उस वक्त भी ऐसे लेकिन आरिफ साहब, नौशाद साहब की बात भी तो ठीक है ना, आप उस मामले को इस मामले से नहीं जोड़ सकते। मतलब नौशाद साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत आगे चलेगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ये बात उनकी तो ठीक है। तो हम कहेंगे कि अच्छी परफॉर्म करेगी जिस हुकूमत की अपनी जस्टिफिकेशन लीगल ना हो, आईनी ना हो। अच्छा। वो उसके आगे क्या आप देखें ना एक सेकंड, जिसके अंदर चोर हो, अब वही लोग जो हैं MQM वाले, उनके पास 18 सीटें हैं, उनके मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू आपने सुन ली और उन्होंने क्या कहा कि वो खुलकर कह रहे हैं, खुलकर बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंट है। उनकी बात एक सेकंड, वो खुलकर ये मान रहे हैं कि उन्हें चोरी का मैंडेट मिला है, उनके मुखालफों को चोरी का मैंडेट मिला। इसके बावजूद हमें ये कहा जा रहा है, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब इन लोगों को, ये चंद लोग ऐसे हैं यानी जिनको नजर नहीं आता, तो खुदा के लिए आप ये चंद लोग जो जिन्होंने वोट दिए हैं और जिस जज्बे से लोग पूरी दुनिया से आए हैं वोट डालने के लिए, उनके उस जज्बे को, और नौजवान नस्ल इन्होंने खुल के वोट दिया है जाके PTI को, उनके भी जज्बे की कोई कदर करें। जहां वोटों की तौहीन होती है, इंसानों की तब्दील होती है, उनको डंडे के जोर पर चलाया जाता है, वहां रियासतें नहीं रहती। वहां आप जितनी मर्जी उब्बल वतनी की बात करें, उब्बल वतनी का ताल्लुक इज्जत नफ्स से है। जिस शख्स को बगैर वजह बताए पकड़ लिया जाता है और ये कहा जाए कि इससे पहले भी ऐसा होता था, इससे पहले ऐसा होता था, तो आज हम इस सतह पे बैठे हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हो गए कि कर्ज के लिए हमें भीख मांगना पड़ रही है। ये इसको मैं पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन कम से कम ऐसा सिस्टम कि जिसमें फूल प्रूफ इंतखाबात ना हो, जिसमें लोगों की नफ्स मजरू हो, और उस निजाम से हमें निकलना होगा, और उस निजाम की मौजूदगी में रियासत शदीद लेकिन आरिफ खतरे साहब, में है। हमारी तो केस हिस्ट्री यही है ना, यही बताती है पाकिस्तान में तो इंतखाबात इसी तरह से ही होते आए हैं और आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे। नौशाद साहब ऐसे ही है, इसी तरह दोहराते जाएंगे तो एक सेकंड, पहले खुदा ना खास्ता एक सूबा गया, अब बाकी की तैयारी है। अच्छा। इस तरह तो ना करें ना। अच्छा। मतलब बात तो हमें तो करनी चाहिए। देखे हमें पाकिस्तान में मैं आया हूँ अमेरिका छोड़कर, और अच्छा। मेरे बच्चे यहाँ यानी पाकिस्तान में मैं वहां से आया था और वहां अटॉर्नी था, यहाँ भी आके मैंने काम किया है, लेकिन मैं तो खुशी से आया था, और मेरे साथ जो लोग आते हैं वो बड़ी खुशी से आते, पाकिस्तान में आ रहे थे और आ रहे हैं। अगर उन्हें पाकिस्तान में ये हालत नजर आती है तो वो मायूस होते हैं। अभी हमें ब्रेन देने जगह नजर नहीं आता, पाकिस्तान से एग्जॉडस नजर नहीं आता, और हम वही जो अनवारो लाख ने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, काकर ने कहा था कि जितने मर्जी, फर्क पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जहाँ दुनिया में हम किसी जजीरे में नहीं बैठे हुए, हम एक यानी उस जगह बैठे जब ग्लोबल विलेज बन चुका है। एक मुल्क जब दुनिया में आइसोलेट हो रहा है और उसकी हालात खराब हो रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रही है। तो इज्जत, एक जमाने में इज्जत थी, लोग यहाँ आते थे, मलेशिया वाले हम लेते थे, ज़कात लेते थे। आज हम किस हालत में मौजूद है, ये सारा कुछ अगर अब तक हो रहा है तो हमें इसको समझना होगा, और इसके हकायक को जानने की सबको पता है कि क्या हकायक है, लेकिन ये कि उससे
आना और कहना कि जनाब इन लोगों को जो मेरे जैसे बदकिस्मत बात करते हैं उन्हें ये कह के कि जी इन्हें तो ना कानून का पता है। वाकई इन 40-42 सालों में मुझे आइन और कानून का कुछ पता नहीं चला। हमारे दोस्त को मुबारक हो, उन्हें इतनी खबर है, और मैं तो उनकी और दाद दूंगा कि इससे ज्यादा इसी तरह की बेखबरी उनको रहे। साहब का जरूर लूंगी मैं पॉइंट इसके बाद, आरिफ साहब के बाद, लेकिन मुझे सैफुर रहमान साहब से सवाल रखने दीजिए उनके सामने। सैफ साहब, फजल रहमान साहब इस ऑपोजिशन में जाकर बैठ गए हैं, फजल रहमान साहब, और कह रहे हैं कि ये जो असेंबली है ये असेंबली नहीं है, कोई और ही चीज है। ये क्या कोई और चीज है? क्या एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं मौलाना साहब? वो चीजें तो हमारे यहाँ और ही रही हैं हमेशा थ्रू आउट, लेकिन बात यह है कि मैं तो वही बात कहूंगा। अब आरिफ चौधरी साहब की बात से मैं 100% मुतफिक हूँ कि चीजें टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अब ये नहीं है कि एक दफा गलती हुई, हम गलती के ऊपर आप देखें कि एक हिस्टोरियन बहुत बड़े हुए हैं, उन्होंने हुमायूं बादशाह के बारे में लिखा है कि ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। यानी वो कहते हैं उन्होंने एक गलती की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर आखिर उसी से दुनिया से रुखसत हो गए गलतियां करते। हालांकि लोग कहते हैं कि जी उन्होंने उससे सीखा भी, लेकिन हमने बहरहाल सीखना है, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे चीज़ें और राय हो जाएं, और मेरे भाई आरिफ जो हैं वो तो चूँकि यूनाइटेड स्टेट से आए, वहाँ पे प्रैक्टिस इनकी बड़ी अच्छी थी, मेरे साथ एक दो प्रोग्राम्स में भी आते रहे, और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, वो यकीनन मुआशरा भी मैच्योर है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम भी बड़ी मैच्योर है, और आपस में एक टॉलरेंस का जो है, जो हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। हम समझते हैं कि हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जो मर्सी फॉर द ह्यूमन काइंड थे, लेकिन हमारे अपने रवैयों में जो सख्ती है, नफरतें हैं, वो मैं कहता हूँ कि इंतहा की है। वो अब हमें वाकईतन अब इसमें सोचना है कि आगे हमने बढ़ना है या इन नफरतों को परवान चढ़ाना है, या ऊंच नीच की या तफरके की जंग जारी रखनी है। क्योंकि ये हमारी इतनी बड़ी वीकनेस बन गई है, जिनको बैरूनी कुव्वतें जो हमारी बदख्वाह कुव्वतें हैं, सारी तो नहीं है, लेकिन हमारे मशरिक में, हमारे मगरिब में आपने देखे कि गर्म सरहदें हो गई हैं, यानी हमें कोई वहाँ से ठंडी हवा नहीं आई कभी। और इन हालात में हमने अब सर जोड़ के बैठना है, अपने इख्तलाफात भुलाकर। यकीनन आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक आइन हजार दास्तान। मेरे वकला भाई, मेरे अजीज़ भी हैं वकला, मेरे आरिफ साहब भी भाई हैं, और मेरे बहुत करीबी अजीज़ भी हैं, और मैंने बहुत से चूँकि मार्शल लॉ के केसेस भुगते हुए हैं। मैं खुद अटक में बंद रह चुका हूँ जनरल ज़िया उल हक के दौर में, मिलिट्री डिक्टेटर के, और मैंने मिलिट्री के कई लॉज पढ़े, आपके पाकिस्तान के लॉज, उनमें जो झगड़े होते थे आपस में, कॉन्फ्लिक्ट, उसमें बड़े बड़े लॉयर्स, लेकिन सैफ साहब ये जो मौलाना डॉक्टर बासत की मुझे मामूद हासिल रही, असम जफर साहब की रही जी, और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा ज़हीन वकील है, हाँ जी, वो एक ही वक्त में आइन की 2000 वो तावीलें निकाल लेगा, तौजीहात निकाल लेगा। तो मैं इसलिए अब बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में, ये मेरी इख्तरा है, मैं कहता हूँ एक आइन पाकिस्तान का, एक आइन हजार हमारा तो एक वो भी आइन है जो अनवारुल हक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब से जब उनसे सवाल किया गया कि जी आप आइन के मुताबिक इतना जो लंबा आपका टेन्योर था, तो ही सेड यस, मैं आइन के मुताबिक इतना लंबा टेन्योर मैंने जो अपना पूरा किया वो आइन के मुताबिक है। एक आइन तो ये भी है। नौशाद साहब, ये जो आरिफ साहब बात कर रहे हैं कि आइन जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे मालूमात हैं, जो कानून वो जानते हैं, वो तो पाकिस्तान में अब दूर दूर तक कहीं लागू ना होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना उस आइन पर अमल दरामद किया जा रहा है। आइन को पामाल कैसे करना है, इसकी डिटेल्स तो मेरे ख्याल से अब तमाम ही सियासी जमातें इसमें इन्वॉल्व है। देखिए सना, मैं जो आपसे ये इतनी आर्ग्यूमेंट करता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप पहले बात को सही दुरुस्त, जो निगरान वजीर आजम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये उनके जाने से, ये निगरान हुकूमतें आने से पहले एक लेजिस्लेशन की गई थी, जिसके तहत जो आपकी निगरान हुकूमतें, उनको तवालत भी दी गई थी और उनको कुछ इख्तियारात भी दिए गए थे। उनको सिर्फ एक खास तरह के फैसले का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ले लिया था कि आप ये काम नहीं करेंगे, ये मुंतखब हुकूमत का एरिया है। उसके अलावा वो जो काम करेंगे या जितनी देर भी वो रहेंगे, जब आइंदा इंतखाबात तक उनका होना सारे का सारा आईनी करार दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो आप इसको, यही प्रॉब्लम है, यही मैं बात कहता हूं कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आइन को पढ़ना चाहते हैं, कानून को पढ़ना चाहते हैं। अगर मुझे ये लगता है कि निगरान हुकूमतें इस वक्त आइन के मुताबिक हैं, ये मेरा दिल चाहता है, तो मैं कहता हूं जी आइन के मुताबिक। अगर मुझे ये बात पसंद नहीं है तो मैं उसकी नई तशरीह घड़ लेता हूं कि नहीं जी आइन के मुताबिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से ना आइन होता है। आइन इसीलिए बनाया जाता है कि हर कोई अपनी राय और तशरीह ना दे,
कानून भी इसलिए बनाया जाता है कि एक लोग आपको एक जनरल कंसेंसस जो होता है ना, उसके तहत आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, आपको जिसके तहत जिंदगी गुजारनी है, जिसके तहत आप उस मुल्क के बासी हैं, जो कवानीन आप पर लागू है आप उन्हें मानते हैं। लॉ अबाइडिंग जो लोग होते हैं वो लॉ को पहले तस्लीम करते हैं, वो लॉ की अपनी मर्जी की डेफिनेशंस नहीं करते बैठ के, वो ये जरूर मानते हैं, वो हो सकता है उससे इख्तलाफ करें। मैं आईन और कानून की किसी वजह से मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूं, मुझे पसंद नहीं है अपनी जगह, लेकिन इससे ना उसकी डेफिनेशन चेंज होती है ना उसका हुलिया बिगाड़ने की मुझे इजाजत है। अच्छा। अब मामला यह है कि देखिए जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनके ग्रीवियंसेस हैं, ये जो मैं आपसे केपीके की बात कर रहा था, वो ये समझते हैं कि केपी में उनके खिलाफ धांधली हुई है। चूंकि उनके खिलाफ धांधली हुई है इसलिए वो अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सियासी जमातें जो हैं सियासी नारे भी लगाती हैं, वो बहुत सी गुफ्तगू करती हैं जिस तरह के बारे में मैं कहता हूं, लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो तजिया निगार हैं, वो एनालिसिस इसलिए करते हैं कि वो उन चीज़ों को जो प्रोपेगेंडा होता है सियासी जमातों का, किसी भी सियासी जमात का हो, उसको उसके ज़ेरे असर नहीं आते। वो उसके अंदर से जो सच बात है, ये जो बेहतर बात है, उसको वो डिफाइन करते हैं ताकि लोगों को, आम आवाम को ये बात समझ आ सके कि असल हकीकत क्या है। ये जो सियासी जमातें ये क्या कह रही हैं, ये काम जो तोड़ने मरोड़ने का, कानून और आइन को तोड़ने मरोड़ने का और अपनी इंटरप्रिटेशन बनाने का काम सियासी जमातें करती हैं, सियासी वर्कर्स करते हैं, ये एनालिस्ट नहीं करते, ये जर्नलिस्ट नहीं करते। जर्नलिस्ट फैक्चुअल सिचुएशन देते हैं। तो इस वक्त जो बात समझने की है कि ये जितने भी प्रोपेगेंडा, पहले प्रोपेगेंडा ये था कि इंतखाबात नहीं होंगे, फिर प्रोपेगेंडा ये था कि ये इंतखाबात ठीक नहीं है, फिर प्रोपेगेंडा ये शुरू हुआ, अब कोई चारा नहीं ना बचता, ख्वाहिश है, ख्वाहिश के पीछे भागते हैं कि अब ये जी असेंबली नहीं चल सकेगी, अच्छा जी ये असेंबली रह जाएगी, ये वजीर आजम नहीं चल सकता, अच्छा ये वजीर आजम नहीं चलेगा, ये फलां पार्टी जो है ना उसकी हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो एमक्यूएम भी यही कह रही है, मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं ना। भाई वो सारे एमकेएम और मौलाना वो अपनी सियासत कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने मामलात को अपने हिसाब से, दूसरी सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है उनसे उनके मामलात, जो लेने देने के मामलात हैं, वो उसको तय करेंगे। उसके लिए वो उनकी मुखालफत भी करते हैं और वो लेने देने के नतीजे में वो उनके साथ भी बैठते हैं। तो नौशाद साहब आपके मुताबिक, ये आरिफ साहब सवाल आप ही के लिए, तो उनकी स्टेटमेंट्स को हमें ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए? जो मुस्तफा कमाल ने कन्फेशन, अपना दूसरा जो वीडियो रिकॉर्ड था, कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंडेट किस तरह से 100% जाली है, किस तरह से 60% एमक्यूएम का मैंडेट जाली है। अभी तो खुलकर चीजें सामने आ गई, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इन ऑडियोज वीडियोस की तो फिर भी कोई वक़्त नहीं है? 100% हमारा जाली है तो किसी का 2%, 200% जाली है। जी आरिफ साहब। सैफुर रहमान साहब जो हैं, हाँ। इनकी बुनियाद बात जो किन्स करती है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में वक्त गुजारा है। यहाँ किसी ने वक्त गुजारा हो, मुझे पता होता है कि कानून के साथ क्या हो रहा है और वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आई हैं। एक जमाना था जब कायदे आजम का खुतबा और किताब जो था वो हर जगह लगा होता था कि आपने सियासतदानों की बात नहीं सुननी, आपने सियासतदानों के साथ नहीं जाना। और ब्यूरोक्रेसी थी वो बिल्कुल इसी तरह का इंडिपेंडेंट इदारा था जिस तरह अदलिया को होना चाहिए या जिस तरह कानून साज असेंबली को होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ वो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सारी की सारी गुलाम बन गई कुछ लोगों की। और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह का ये काम किया, इससे पहले भी लोग कि जनाब उन्होंने जाती अपने मुलाजिम बना लिए और अपनी कारपोरेशनें बना के साथ साथ मुतवाजी, और उन लोगों को उसमें ओहदे भी दे दिए। वो साथ बिजनेस भी कर रहे थे और साथ उनकी वो नौकरी भी कर रहे थे। अच्छा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो वफादारी उनकी सियासत के साथ होनी थी वो हो गई इसके साथ मखसूस सियासी जमातों के साथ। जी। इसी तरह हमारी अदलिया जो है इसमें रिवाज ये था कि अगर किसी शख्स का नाम जज के तौर पर चला गया है तो वो उस अपनी इस बात के लिए शुक्रिया भी सकता था। और ऐसा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स का नाम चीफ जस्टिस ने जज के लिए भेजा तो वो वकील साहब को पता चला तो वो शुक्रिया अदा करने आ गए। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर उनका नाम विड्रॉ कर दिया कि मैं तो ये समझता था कि ये बड़ा इंटेग्रिटी वाला शख्स है, ये तो इस ओहदे की ख्वाहिश करता है। अब हुआ ये है कि अब हमारी अदालतें जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहां कभी हमने चीफ जस्टिस को इस तरह गुफ्तगू करते नहीं सुना था, वहां अदालतों को हमने इस तरह बोलते हुए नहीं देखा था। अब जब हम ये सारा कुछ देख रहे हैं और फिर आइन के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और जो ब्यूरो यानी ऊपर यानी पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, इसमें मैं तो
कम अकल हूँ, मुझसे ज्यादा अकल मेरे दोस्तों में मौजूद है। चले ख्वाजा लेकिन आसिफ एक- साहब की भी स्टेटमेंट कोट कर देती हूँ मैं, सैफुर रहमान साहब सवाल का जवाब अभी से ले लेती हूँ। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है जी, मैं जी। आपको एक अर्ज करूँ। जी, जी, मौलाना फजलुर रहमान के ग्रीवियंसेस अपने तौर पर हुए हैं, हाँ जी। वो क्या कह रहे हैं मुझे उनकी तर्जमानी नहीं करनी, हाँ। मुझे तो इस सिस्टम के बारे में बात करनी है बुनियादी तौर पर कि अगर आप इसे चलाना चाहते हैं, और ये देखना ये चलेगा नहीं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ना चले, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं वो तो चलता खैर अब उससे बैठेंगे तो भी ऑपोजिशन में, देखना है कि क्या टफ टाइम दे सकते हैं वो, और मौलाना साहब अगर कहते हैं तो फिर जाहिर है वो करके तो दिखाएंगे। एहतजाज की कॉल भी उन्होंने दी थी। सैफुर रहमान साहब, रिजर्व सीट्स की बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब पहले अपने जो रेहाना डार इल्जामात लगा रही हैं उसका जवाब दे दें, या यही बता दें कि 2018 में जिस तरह वो इंतखाब जीते, जो ये सीट जीते, वो किस तरह जीते। कोई जो फोन कॉल उनको आई थी वो तो सब जानते हैं, अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबको इस चीज़ का इल्म है। तो ख्वाजा साहब अभी भी रिजर्व सीट से बाहर नहीं निकल रहे, उनको तो बात नहीं करनी चाहिए थी आज कुछ और? असेंबली का पहला दिन था। देखिए, इसमें दो लोग जो कसूरवार हैं, एक तो वो पॉलिटिशियन जो इस तरह के बयान देते हैं, और एक हमारे जर्नलिस्ट साहिबान। क्योंकि मैं भी गुज़िश्ता 40 साल से यही काम कर रहे हैं हम, और उसमें हमारे बहुत से भाई, हमारे दोस्त, हमारे जूनियर्स, हमारे बराबर के साथी पीयर्स जो हैं, वो बात कर इस तरह का सवाल फ्रेम करना उन्हें आता नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी एक तजस्सुस होता है, ख्वाहिश होती है, जो जर्नलिस्टिक तजस्सुस होता है, क्यूरोसिटी, उसमें वो तरह तरह के सवाल करते हैं ताकि जो मद्दे मुकाबला इंटरलॉक्यूटर से कुछ चीज़ निकल आए। तो उसमें फिर ये बाज़ औक़ात हमारे सियासतदान या तो ट्रैप हो जाते हैं, तो या वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर देते हैं, और वो बात भी कह देते हैं जो वाक़ियतन उनके लिए भी नुकसानदेह है, और मुआशरे में भी वो एक मेरा सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है। उनकी पार्टी के लिए अलग नुकसान। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये एक अच्छा ये नहीं जारी चीज़ें, यानी कि अच्छे अंदाज से हम आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा। अब ये है कि ये वक्त आ गया, आप देखें ना, 7 दहाइयाँ गुजर गई, मुल्क को आज़ाद हुए। जी। हमारे पड़ोस में चीन को भी आज़ाद हुआ, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, यानी उनका जो सिस्टम नया है माओ ज़ेडुंग के बाद। हाँ जी। लेकिन अब उन्होंने 80 करोड़ लोग अपनी गुर्बत की सतह से ऊपर ले आए। अब जब हमारे साथ जब वो बहस करते हैं, हम चाइना के लोगों को मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मॉडल ठीक है, कोई कम्युनिस्ट सिस्टम ले आए, कैपिटलिस्ट ले आए, इस्लामिक ले आए, लेकिन जब तक आप काम के एक्शन मोड में नहीं जाएंगे और अनहेल्थी, अननेसेसरी, गैर ज़रूरी मोबाइल से बहस और उससे नहीं निकलेंगे, तब तक आपका पहिया मैशत का नहीं चलेगा। ये चीज़ जो है ना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। इसमें मीडिया ने भी अपना एक रोल अदा करना है, और सियासतदानों को अब सर जोड़ के काम का यानी अहदाफ बनाएं, लोगों को डिलीवर करके बताएं। अब बताएं हमें कि जी क्या आपके पास प्रोग्राम्स हैं, आपके जो मैनिफेस्टो हैं इतने भारी भारी भरकम, वो मैनिफेस्टोज के पीछे क्या बैकअप स्ट्रेटजी है, वो क्यों कर किस चलेगी, किस तरह चलेगी, बैरूनी सरमायाकारी आएगी नहीं आएगी, मुल्क के अंदर आप लोगों को क्या सहूलत देंगे, कलील मुद्दत के क्या मंसूबे हैं, फौरी एक्शन प्लान क्या है। नून लीग ने खैर फिलहाल पंजाब और में तो ये है कि अब देखें ना, अब हम इधर दावा करते हैं जी हमने बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए हुए हैं। अब चाइना का 10 साल इकोनॉमिक विजन प्लान है, हमारे यहाँ भी आप देखेंगे पहले 5 साल मंसूबा होता था, और मुल्क बड़े अच्छे अंदाज में, बिल्कुल ये आरफ साहब ने सही कहा कि हमारी इतनी इज्जत थी और लोग हमसे आगे, हम उनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। अब हमें क्या हुआ, तमाम तर वो रिसोर्सेज मौजूद हैं, नीचे हम चले गए, धंसते जा रहे हैं जी। तो अब ये टाइम है कि वी ऑल वर्क हैंड टुगेदर, जॉइन हैंड, और अब निकले आगे, अब निकले आगे, ठीक फॉरवर्ड ट्रैक पे जाएं। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद पीटीआई ने जो IMF को खत लिखा है उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया है और बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त की गई है। इस IMF में जो खत लिखा है उन्होंने, जिसके बाद से मुल्क में अब सियासत ने एक अलग ही रुख इख्तियार कर लिया है। नवाज शरीफ साहब भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये ख़त लिखा नहीं जाना चाहिए था। खत लिखा है जो तहरीक इंसाफ ने, ये बेसिकली मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, ये अच्छा काम नहीं हुआ। इससे कबल अता तारर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की गई थी। शहबाज शरीफ भी बोले हैं कि PTI का IMF को खत साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। बड़े जी संगीन इल्ज़ामात हैं जो कि नून लीग की जानिब से लगाए जा रहे हैं। सैफुर रहमान साहब, PTI के IMF के इस खत का क्या तासुर जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? उसमें बड़ी जग हंसाई हुई है। IMF को एक जरा भर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव श्रग्ड इट ऑफ, जैसे आपके शोल्डर पे कोई चीज बैठती है ना, तो आप हाथ से उसको हटा देते हैं।
तो वो उनके लिए ये बिल्कुल सरासर, इसमें ये किसी भी उनके सिस्टम में फिट इन ही नहीं होता। अच्छा। हमारी खराबियां की नहीं मैं बात कर रहा, हमारी खराबियां हमारे सिस्टम की, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की अपनी जगह वो तो, और उन्होंने ना तो वो ठीक करनी है, ना ये कोई टैक्टिक जो है, ये भी प्रेशर टैक्टिक कह लें या प्रेशर मेथड कह लें, वो किसी जगह भी फिट इन नहीं होता उसमें। लेकिन ये है कि उसमें जग ऐसा इसलिए है कि वो कहते हैं कि देखिए ये मुल्क कैसा है। वो ये नहीं कह रहे कि पीटीआई क्या कर रही है, वो ये नहीं कह रहे कि नून लीग क्या कर रही है, वो कहते हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है, यानी कि इंतखाबात भी धांधली हो रही है, एक लीडर जेल में है, एक लीडर कह रहा है जी मैं सारे मुल्क की तकदीर संवार दूंगा। तो ये सारी चीजें उनके नजर में आ गई ना, एक पूरी फिल्म चल गई ना उनके सामने जी। बुनियादी तौर पे जब हमारे यहाँ एक फिल्म, एक सिनेरियो ठीक ही नहीं चल रहा, उसको मेरा हाल है हमें एक्सपोज करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। यानी कि हम अंदर अपना देखिए, आप ये बड़ा अच्छा फैसला पीटीआई ने किया कि पार्लियामेंट में आ गई, और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि जिसमें आप देखें, हमने ऐसा दौर भी देखा, ये अब बहुत पुरानी बात है, आप तो शायद उस वक्त नहीं आपने देखा होगा, मीडिया में नहीं एक्टिव होंगी, कि पंजाब की असेंबली में 11 अफराद की एक अपोजिशन थी, जिसके सरबराह थे अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के राणा इकराम रबानी, नंबर 2 थे राणा सनाउल्लाह, और यकीन करें कि अकेले राणा सनाउल्लाह और एक भारी भरकम पूरी नून लीग और सारी मुस्लिम लीग जो थी उनको उन्होंने आगे लगाया होता था। यानी वो दलाइल के साथ उन्होंने पॉइंट नोट किए होते थे, उनकी चीजें हाईलाइट करते थे, और बाज़ औक़ात कुछ चीजें रिफॉर्म भी हो जाती थी। मसलन अगर उन्होंने कहा जी कि फलां जगह पे फलां ब्यूरोक्रेट ये कर रहा है, या आपका ये जो मुआशी प्लान है इसमें ये नकायस है, तो वो हाईलाइट इतने हो जाते थे कि मीडिया भी उसको लेके चलता था, तो वो काफी हद तक एक रिफॉर्म की तरफ चल पड़ता था। अब हमें इन प्रोसेसेस पे गौर करना है, हमने पार्लियामेंट को मजबूत करना है, फुल डिबेट करनी है, और जो अपोजिशन होती है वो टूटी फूटी है, असली है या नकली है। ऑपोजिशन इज गवर्नमेंट इन द वेटिंग। ऑपोजिशन का बेहतरीन किरदार होना चाहिए, फाल किरदार होना चाहिए, महज गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इस वक्त उनके पास खुला मौका है, अगर फर्ज करें वो 3-4 साल ऑपोजिशन में ही रहते हैं, तो इसमें हाईलाइट करें गवर्नमेंट की जो चीज़ें गलत हैं, जो उनकी खराबी, गलत से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी अगर वो कह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, ये मनसूबा लेके आएंगे, सेहत कार्ड का मसलन कह रहे हैं, अभी तो मैंडेट चोरी नहीं कह रही है कि हमारा वो मंसूबा था, मैंडेट चोरी के इल्जाम तो इसमें वो कहीं बाहर नहीं आ रहे। ये तो असेंबली का आज जो हाल रहा वो भी हमने उसी में हाँ, वो देखिए ना, ये हमारे यहाँ वैसे तो कुछ और ममालिक की असेंबलीज में भी झगड़ा भी हो जाता है, कुर्सियां भी बेल भी होती है, लेकिन बहरहाल इसका अच्छा तासुर तो अवाम में नहीं जाता ना। अवाम तो पहले बेचारे अपने किस हालात से कसम पुरसी के आलम में है, और वो कहते हैं जी हमारी तकदीरों का फैसला करने वाले ये जो पार्लियामेंटेरियन है, ये तो आपस में लड़ मर जाएंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। तो हमने अब अवाम को सिस्टम के अंदर इंटेग्रेट करना है, वो हमारा सबका फर्ज है। उसमें सिर्फ नवाज शरीफ हुआ, शहबाज शरीफ हुआ, मरियम नवाज हुई, उधर गंडापुर साहब हुए, ये लोग जो हैं अपनी सीटों पे तो बैठ गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी का नाम है, ये इक़्तिदार नहीं है, ये बुनियादी तौर पे खिदमत है। बन जाता है वो इक़्तिदार, हाकमियत बना लेते हैं लोग, हमारे हाकिम बन जाते हैं, अवाम महकूम हो जाते हैं, और दरमियान में इतनी बड़ी खलीज है वो कभी पाटती नहीं, वो खलीज कभी पूरी नहीं होती। अब वक्त है कि देखें, अब मेरा नहीं ख्याल के फोर्सेस ऑफ नेचर भी एट वर्क हैं, कि अब देयर इज नो रीजन फॉर एनी मिस्टेक्स। ठीक है नौशाद साहब, पीटीआई के आईएमएफ को जो खत लिखा गया है, आप इस इकदाम को पीटीआई का कैसा देखते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्वियसली पाकिस्तान की बदनामी तो हुई है, लेकिन इसका असर क्या पीटीआई के साख पर पड़ेगा बतौर जमात? मेरी नजर में ये काम ना किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इसके कोई सच इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं या इसका कोई बेनिफिट शायद पीटीआई को नहीं होगा, लेकिन इसका मुल्क को और पीटीआई की अपनी साख को खासा नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई ने पहले भी कुछ इस तरह के मामलात किए हैं जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो नाला हैं। पार्लियामान की, ये भी जो सैफुर रहमान साहब कह रहे थे ना, मीडिया का काम वॉच डॉग का है। मीडिया उन चीजों के ऊपर गुफ्तगू, मिसाल के तौर पे मैं और आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जब चीफ मिनिस्टरशिप संभाली है तो उन्होंने इजलास शुरू कर दिए हैं।
इजलास तो उन्होंने कर दिए हैं, उन्होंने टास्क भी दे दिया कि 1 माह में सफाई हो जाए। भाई 1 माह में सफाई तब होगी ना जब सफाई करने वालों के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि जिनके जरिए वो इस पोजीशन में हों कि वो सफाई करवा सकें। आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये आज का इशू नहीं है, ये पिछले 40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा भी है। सो ये इतना आसान काम नहीं, ये कहना बड़ा आसान है। 88 करोड़ रुपए का तो सिर्फ उसके वेस्ट मैनेजमेंट के पेट्रोल का बजट है, जो अगर वेस्ट मैनेजमेंट के पास ना हो तो उनके ट्रक खड़े हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां चल नहीं सकती, उनकी कूड़ा लिफ्ट नहीं तनख्वाहें किया ना जा मिले सकता वक्त पर तो वो बहुत शोर मचाते हैं। बेसिकली मैं जिस चीज के ऊपर रोता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा के बजाय हमें प्रॉपर तरीके से, ये जो सैफुर रहमान साहब ने आपको जिस तरफ तवज्जो दिलाई है ना, मीडिया का काम ये है कि एक हुकूमत आई है, ना हम हुकूमतें गिराना हमारा काम है, ना बनाना हमारा काम है। हमारा काम है कि जो हुकूमत आई है उसका क्या किरदार है और वो क्या काम कर रही है, अपोजिशन का क्या किरदार है और वो क्या काम कर रही है। हमने बतौर वॉचडॉग उनको एनालाइज करना है, उन्होंने जो कमी कुताहियां हैं उनको हाईलाइट करना है, यस उनको हाईलाइट करना है उन कमी कुताहियों को, और आवाम के सामने रखना है कि ये जो आपके नुमाइंदे जो चुन के आपने भेजे हैं ये बस इंसानों वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये जो हाकमियत के जो नशे में ये गुम हो गए हैं, या वाकई अवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, या अवाम की खिदमत कहीं की जा रही है या नहीं की जा रही है, सिर्फ जो है वो लैंड क्रूजरों के और बड़े बड़े प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी चीजें एंजॉय की जा रही हैं, लेकिन अवाम का कोई लेजिस्लेशन अवाम के हक में नहीं हो रही। अच्छा नौशाद साहब, शहबाज शरीफ IMF को जो खत लिखा गया PTI की जानिब से, उसको साइफर से जोड़ है, तो आपको लगता है ये साइफर जितना मैं जाती तौर पे समझता हूं कि साइफर को भी कंसीडर किया जाएगा इमरान खान का आने वाले टाइम में? देखिए मेरी नजर में, ये मेरी राय है, साइफर जो था वो भी गलत इस्तेमाल किया गया था साइफर का बानी तहरीक की तरफ से। फिर 9 मई का वाकया हुआ, वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। फिर ये जो अब प्रोपेगेंडा के जरिए इलेक्शन के ऊपर ये इतना बड़ा सवालिया निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए शुएब शाहीन साहब कहते थे मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं, मैंने छुपा के रखे हैं, याद आपको जी। लेकिन जब उनका जाने के खौफ से नहीं लेकर आए ना वो अदालत में। जिस वक्त जब उनका इलेक्शन कमीशन में केस लगा तो वो वाले जो असली 45 उन्होंने छुपा के रखे थे वो दिए नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें जो हैं वो फिर वो हार गए वहां से। बात समझने की ये है कि प्रोपेगेंडा और चीज है, फैक्चुअल सिचुएशन और चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बात करनी चाहिए उसके ऊपर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद कैंडिडेट है, बैक्ड कैंडिडेट, वो कितनी नशिस्तों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी जमातें जो हैं उनकी तरफ से कितने केसेस आए हुए हैं, KPK में कितने परसेंट जो है उसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ है, और जो उसके अलावा दीगर प्रोविंसेस है उसमें कितना आर्गुमेंट है, नेशनल असेंबली की कितने परसेंट सीटों के ऊपर आर्गुमेंट है। तब हमें समझ आएगी कि कहां पे लोगों का क्या, ये बाकी सारा कुछ जो है ये जो बबल बनाया जाता है ये एक तरीकेकार है, ये सोशल मीडिया के जरिए आपके ज़हनों को, आपकी ब्रेन जो है ना स्टॉर्मिंग की जाती है, फिर आपका ज़हन तैयार किया जाता है। और ये केस यहाँ का नहीं है, अमेरिका के अंदर ये केस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक के खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं कि बाकायदा आप लोगों की ब्रेन साजी यानी जहन साजी की जाती है, आपके इंटरेस्ट के साथ रख के आपको उन चीजों की तरफ लगाया था। आप ये देख लीजिए ना कि इससे ज्यादा कल्ट की सिचुएशन क्या होगी कि एक काम गलत है, सारी दुनिया को पता है कि ये काम गलत है, उसके बावजूद एक खास जमात के जो ताल्लुक रखने वाले फॉलोअर्स हैं वो उसको गलत नहीं समझते। चले पर इसका भी तो हल भी तो निकालना है गलत नहीं समझेंगे कि आवाम अगर नहीं सुन रहे तो फिर उनसे लड़ाई तो नहीं करनी ना, आवाम को कोई ऐसा एक वे आउट निकाल कर देना है, उनको कन्विंस करना है, कोई ना कोई तो तरीका फिर होना चाहिए ना हुकूमत के पास भी, पॉलिसी मेकर्स के पास भी होना चाहिए। ये हुकूमतों का काम है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो उन टर्म्स पे नहीं ला सकती जो पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, तो ये उनकी कमजोरी रहेगी, यही उनको नुकसान भी देगी, उनके काम में रुकावट भी बनेगी। लेकिन यहाँ पर अगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है तो अपोजिशन जमातों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को समझें। क्या उन्होंने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है, तनकीद बराए इस्लाह करनी है? देखिए ये अभी सैफ साहब ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो जहां बावजूद इसके कि ये सारा शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जहां असेंबलियों में नशिस्तें मिली हैं वहां पर जाकर असेंबली में बैठे हैं। अगर सदर साहब का आर्गुमेंट ठीक था तो फिर KPK असेंबली का इजलास क्यों गवर्नर ने बुलाया, और क्यों KPK के जो आजाद के 90% जीत के जाने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करने वाले, उन्होंने उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्टांस ठीक नहीं था। चले मैं आरिफ साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। आरिफ साहब को तय करना है, वो होना ही होना है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, KP असेंबली का भी तो हल्फ उठाया ना, इजलास हुआ है, हमने उसमें भी देखा है, वहां पर आप धांधली की बात नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन दीगर सूबों में धांधली की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आखिर क्यों? आप ये मुझसे सवाल है? जी आरिफ साहब, बात यह है कि मैं तो वैसे उसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जो आपने सवाल कर दिया मैं उसी के बारे में बात करूंगा। बात यह है कि धांधली जो होती हुई अगर नजर आ रही हो तो शोर तो होगा,
और शोर कोई एक दिन में नहीं हुआ। शोर देखे ना, जब आपने एक मंजर आपने देखा अपनी आंखों के सामने कि रात 11 बजे 12 बजे तक रिजल्ट सबने देख लिए थे, और ये गलत मेरे दोस्त ने कहा था उस वक्त कि पीटीवी से भी हुई कि जनाब पीटीवी भी जिम्मेदार है, उसने भी रिजल्ट दिखाए थे। अच्छा, अब रिजल्ट क्योंकि आ रहे थे तो वो दिखा रहे थे। अब वो रिजल्ट जो थे जब लोगों ने देख लिए, और ऐसी ऐसी सीटें थी जहां 90% से ज्यादा काउंट हो चुका था और वहां लोग जीत रहे थे, और सुबह जब उठे तो सारे के सारे रिजल्ट बदले गए और लोगों को मैंडेट दिया गया। तो उसके बाद एहतजाज तो एक अपने तौर पर मौजूद है। मेरी बात, मैं अपने इन दोस्तों से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के मामलात को हमें अंदर रखना चाहिए। 1986 में हमारे बात दोस्त साफिर रहमान साहब ने बताया, मैं अमेरिका में था, ज़ियाउल हक के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो मैंने सब लोगों को कहा कि यहाँ इन्हें पाकिस्तान का नहीं पता, इन्हें ज़ियाउल हक का नहीं पता। लेकिन जब हम अपना ज़ियाउल हक और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे समझते हैं, इससे पाकिस्तान बदनाम होता है। मैं इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान की बात पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जब हमारे ओवरसीज जो हैं वो अपने राइट ऑफ वोट मांगते हैं तो उन्हें वोट का हक नहीं दिया जाता, और एक खास पार्टी जो है उनको मिला हुआ हक उनसे ले लेती। तो वो जो पाकिस्तान में दिलचस्पी लेते हैं, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की हर मामले में मदद करते हैं, उनको ये तकलीफ होती है कि जनाब ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमें वो राइट ऑफ वोट से महरूम रखा जा रहा है, और ये जो अपनी मर्जी के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो एहतजाज वाले हैं उनका प्रॉब्लम ये भी है कि उन्हें ये नजर आता है कि ये सिस्टम जो 70 साल से चलता चलता आज तक बिल्कुल वो हाथ भी नंगे हो गए, जो सारा काम आगे करते हैं, ये हम अगर आराम से बैठ भी गए तो ये काम ऐसे नहीं चलेगा। इससे ज्यादा आप देखें ना, इसके साथ साथ वो बर्बरियत बढ़ी है, दहशत बढ़ी है, और लोगों के हकूक पे डाका जो है वो ज्यादा डाला जा रहा है। चले आरिफ साहब, आईएमएफ को जो खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिख दिया है, अब आपको क्या लगता है कि इस खत लिखने के बाद एक नया मसला खड़ा हो जाएगा? आईएमएफ कहीं ना कहीं से वेरीफाई भी करेगा, ऑडिट के लिए भी इस खत में लिखा गया है कि जी ऑडिट कराएं, तो क्या होगा फिर आने वाले टाइम में? मैं साहब साहब सी बात से नहीं, ऑडिट तो वो पहले करा रहे हैं, ऑडिट तो हमेशा ही होता है। आईएमएफ का जो एजेंडा है वो पीटीआई के साथ से वाबस्ता नहीं है। आईएमएफ ने जो कुछ हमारे साथ करना है वो आज का तो नहीं, उसके लिए तो बहुत अरसे से उनकी प्लानिंग है, और जो कुछ पाकिस्तान के साथ वो करते आया वो वही उन्होंने करना है। अच्छा। बात ये है कि ये अपने तौर पर वो एहतजाज की एक सूरत उन्होंने निकाली है, इसके बारे में ज्यादा उनकी पार्टी बेहतर बता सकती है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ऐसे चीज के किसी के हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात इस तरह हम करें, यानी, लेकिन उनका पॉइंट ये है, मैं बतौर यानी अपने तौर पे जो समझता हूँ, वो ये समझते हैं कि शायद इसी तरीके से वो जो हमारे साथ ज्यादती हुई है वो यानी उसका ऑडिट हो जाए और वो क्लियर हो जाए, ताकि पाकिस्तान में होने वाला इंतखाब जो है, इस पर उठने वाली उंगलियां जो है वो पीछे हट जाए, और लोग समझ जाए कि पाकिस्तान में आईएमएफ जो है उसको ये सेंसिटाइज करने से लोग, और ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाने से ऑलरेडी बैनुल-अक़वामी सतह पर जा भी चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात फोरेंसिक ऑडिट के जरिए शफाफियत सारी नजर आ जाए तो दुनिया का कोई मुल्क भी पाकिस्तान को गैर जमहूरी मुल्क नहीं कहेगा, ना इमदादें की हमारी इज्जत में इजाफा होगा। इस वक्त जो साए हमारे इलेक्शन के ऊपर पड़ चुके हैं, अब तक जो भी हुआ, जिन लोगों ने कहा, मैं समझता हूं कि उसका एक दफा क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज अगर इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा जी सैफुर रहमान साहब, और आप ये भी बताइएगा कि काफी टफ टाइम देखी ऑपोजिशन हुकूमत को, आईएमएफ को जो खत लिख दिया है, कल को आने वाले टाइम में मजीद आईएमएफ का ऑलरेडी ऑडिट चलता रहता है। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ जो है ना वो अमेरिका का सबसे ज्यादा वोट है उसमें, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी उसमें बहुत ज्यादा है, यानी कि वो ये कह सकते हैं कि अमेरिका का असर हो सकता है कहीं ना कहीं से इस खत के बाद। आईएमएफ एंड अमेरिका आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। नहीं, बेल आउट पैकेज मुतासिर होगा जी? नो नो, नॉट एट ऑल। एक आने का एक ढेले का फर्क नहीं पड़ेगा इस खत से, बल्कि उल्टा मैं समझता हूं कि इसमें हमारी जागरसाई होगी। ये उनका मैकेनिज्म ही नहीं है कोई इस तरह का, वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो ठीक है, ऊपर से एक आउट ऑफ कर्टसी कह देंगे जी हाँ ठीक है जी हम वी विल कंसिडर इट, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
मैं पहले इसमें एक बात वाज़ेह कर दूं जी। कि अगर IMF और अमेरिका में ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें गो के बाकी ममालिक भी जी। हैं, चीन का भी उसमें है, बाकियों का भी स्टेक्स हैं, लेकिन अमेरिका का बहुत ज़्यादा होल्ड है उसमें, बाकायदा यानी वोटिंग है उसमें। इसीलिए तो अमेरिका यही कह रहा है हाँ कि जी, जो अमेरिका- इंतखाबात में धांधली अब उनका मैं अंदरूनी एक मामला है, एक हुकूमत आपको साजी मंतक अंदरूनी पेश मामला करता है। हूँ जी। कि अगर IMF ने PTI को सपोर्ट करना होता तो फिर अदम एतमाद की तहरीक क्यों आती? अदम एतमाद की तहरीक भी तो IMF का जो बाप है अमेरिका, ठीक है। उसी के कहने पे PTI वाले कहते हैं ना आई है। ठीक है। बाकी जो साइफर है ना, देखे साइफर होता है हमारा एम्बेसडर जहां जहां भी तैनात होता है, और बाकी मुल्कों के वो वहां के जो लोगों से, वहां के सफारतकारों को मिलता है, जी। वो जो सूरत हाल उसको नजर आती है। अमेरिका हमेशा साजिशें करता रहा है, खास तौर पे उसकी जो CIA जी। है, वो अपने सदर को उसने कत्ल करवा दिया था, जॉन एफ कैनेडी को, यहां तक वो चले जाते हैं। अब ये है कि अब मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह बात बताऊं सर, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, जी। टाइम बहुत शॉर्ट है। जी, ब्रेक ठीक से है। वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन अवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, ख़त्म होना तो दूर की बात। उन मुश्किलात में इजाफा होता ही हमें नज़र आ रहा है। बिजली जिस तरह से महंगी की गई है 7 रुपये, मज़ीद पेट्रोल भी महंगा करने की समरी भिजवा दी गई है, और आने वाले दिनों में मज़ीद पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। रिलीफ कब, कौन, कैसे इस अवाम को देगा? सैफ साहब, देखें, ये एक ऐसा हमारे यहाँ एक विशियस साइकिल है जिसमें हम उलझ गए हैं। मुझे याद पड़ता है कि बाकी वज़ीर आज़म को छोड़ दें, एक दौर में एक वज़ीर आज़म आए जो फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे, शौकत अजीज। मैंने उन्हें कहा जी कि इतनी इतनी महंगाई है, उन्होंने आगे बड़ी दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी बाहर के मुल्कों में भी यही कीमतें हैं। अच्छा, इत्तेफाक से मैं उन दिनों को बाहर के मुल्कों में भी जाता रहा, अमेरिका गया, चीन गया, और मैंने कुछ ममालिक में देखा कि वाकई तकरीबन ऐसे ही कीमतें है। वही थी। हाँ जी। लेकिन मैंने जो उसमें एनालिसिस किया वो ये समझ आई क्या? कि वहां के आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है और कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है। दैट इज गुड। मसलन अगर यहाँ चीज 100 रुपए की है और चीन में भी 100 की है, रुपयों में मैं बात कर रहा हाँ हूँ, जी। लेकिन वहां उसकी पर कैपिटा इनकम तो देखे ना, जी। तो यहाँ तो आप उसकी कुव्वत खरीद बहुत है एक आम फर्द की। यहाँ 20,000 आम कमाने शहरी वाले की के घर बिजली का बिल 80,000 आ रहा है। एग्जैक्टली, यहाँ तो आम जो फर्द है, आम शहरी है, उसकी तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। वो तो उसके साथ आप कैसे मुआवजा कर सकते हैं? ये हमेशा इस पर्सपेक्टिव में जब हमारे वज़ीर आज़म सोचते हैं और मीडिया टॉक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत तनाज़र है। मैं इस पर्सपेक्टिव से हमें बाहर आना है, हमने प्रोडक्टिविटी लानी है, हमने ज़राअत को भी इस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, उसमें तरजीहात का तयन करना है, और हमने अब इस तरीके से चलना है कि अगर हम यहाँ पे महाजराई से चलेंगे, ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त, अगर हुकूमत वक्त कॉर्नर पे दीवार से लगाएगी ऑपोजिशन को, तो वो एक अच्छा ना मैसेज आएगा बाहर के ममालिक में, ना बैरूनी सरमायाकारी आएगी, और जिन लोगों के आप मोहताज हो गए हुए हैं वो भी फिर आपसे हाथ खींच लेंगे कि जी यहाँ तो हर वक्त अफरा तफरी रहनी है, ये तो एक रोग स्टेट है। तो रोग स्टेट में कोई दुनिया का मुल्क दिलचस्पी नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक। अपने तौर पे तो आप खुद कफालत की तरफ जा नहीं रहे, तो फिर जहां से आपको कहीं हेल्प मिल रही है तो वहां तो कम से कम आपका एक अच्छा इमेज आना चाहिए। ठीक है नौशाद साहब, ये महंगाई आवाम के लिए इस टाइम दर्द सर बन के रह चुकी है, लेकिन इससे निकलना कैसे है? इसकी स्ट्रैटेजी क्या इस हुकूमत के पास है? ये जो स्ट्रेटजी थी इकोनॉमिक पॉलिसीज के पर्सपेक्टिव में, वो पीडीएम ने तय कर दी थी। ठीक। और पीडीएम ने जो कुछ तय किया था उसको एग्जीक्यूट किया है निगरान हुकूमत ने। अब कुछ हद तक तो आपके माशी इशारिये जो हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन वो जो माशी इशारिये बेहतर हुए हैं ना, वो फायर फाइटिंग थी। वो ये नहीं कह सकते कि उससे कोई रिलीफ आपको मिल सकता है। अभी आपको 2 साल तो आपको अभी उस सारे मामलात से, उन चीजों से गुजरना है जहां आपको अपनी मईशत को, जो आपने आईसीयू से निकाला है, अभी वार्ड के अंदर रहेगी, और फिर जब वो पांव चलना शुरू होगी, वो भी, उसकी भी 2 शराइत बड़ी अहम है। पहली शर्त यह है कि आईएमएफ प्लान आप पूरे वक्त पर ले लें। एक बात, अगर वो ना ली तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, एक ये मामला है। दूसरा मामला यह है कि जो मईशत के ओवरऑल मामलात हैं उसके अंदर, जब आप ये जो आपकी लोन मैनेजमेंट है,
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गई है, खासतौर पर जो आपने एक्सटर्नल लोन्स लिए हुए हैं। उसके लिए आपको मईशत का साइज बड़ा करके आपको फौरी तौर पे $100 बिलियन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आइंदा 2 साल में 3 साल में आपको इंजेक्ट करने हैं, ताकि आपके मईशत का हजम इतना बड़ा हो जाए कि उसके अगेंस्ट जो आपने लोन मैनेजमेंट करनी है वो आप करने की पोजीशन में आ जाएं। सो अभी तो जो मैक्रो लेवल के मामलात हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत। हाँ, महंगाई का जो मामला है, महंगाई के ऊपर किसी हद तक गवर्नेंस के जरिए काबू पाया जा सकता है। वो इस सूरत के अंदर कि आप ये जो माफियाज हैं उनको आप रेडिकेट करने की पोजीशन में आ जाए। हमने देखा था निगरान ने जब डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, आटा चीनी स्मगलिंग के खिलाफ काम किया था, तो थोड़ा बहुत रिलीफ आम आदमी को मिला था, या कम से कम वो जो एक जो अपवर्ड ट्रेंड था वो खत्म हो गया था। सो इसलिए अब जो मुंतखब होकर आई है हुकूमत, उसे सबसे ज्यादा जो सख्ती करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि उसको ये जो माफियाज हैं इनसे फाइट करना पड़ेगी, उनको गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, और गवर्नेंस के जरिए जो रिलीफ मिल सकता है वो मिलेगा। जो आदादो शुमार के पर्सपेक्टिव में या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो, लेकिन नौशाद साहब, इस माफिया से लड़ेगा कौन? इस माफिया की कड़ियां कहाँ जाकर मिलती हैं, उसका जवाब अब देखें तो इन सियासी जमातों के पास नहीं है। सवाल आरिफ साहब के पास। आरिफ साहब, 4 रुपए मजीद पेट्रोल, 4.5 रुपए मजीद पेट्रोल महंगा करने की समरी भिजवाई गई है। डीजल 2 रुपए महंगा होगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद महंगाई का मतलब आप समझते हैं? जी बिल्कुल समझता हूँ, और बराह रास्त उसका शिकार होते हैं। बुनियादी तौर पर हमें इस हुकूमत की कारकर्दगी और महंगाई को अगर आपस में देखना है, गैस का बिल स्टॉल लगाने वाले को 75,000 रुपए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल हुकूमत कैसे करेगी मैनेज? हमें बिल कहां से पे करें? कि 18 माह की हुकूमत या 16 माह की हुकूमत और उसके बाद निगरान हुकूमत, ये बिल्कुल तसलसल आ रहा है। हाँ जी। और वही लोग हैं, वही इंतजामिया है, वही पुलिस है, वही बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पंजाब में भी और केपीके में भी, तो अभी उनका भी मेरे ख्याल यही सिस्टम होगा कि वही लोग तकरीबन होंगे उनके भी। तो अभी हमें बाकी जगह भी, सिंध में भी वही सूरत हाल है। इसलिए कोई तवक्को करना इस तरह, अगर तो इन्होंने वहां डिलीवर किया, क्योंकि केपीके में तो उनकी हुकूमत इस अरसे में नहीं रही, लेकिन जहां जहां की हुकूमत रही है, निगरान हुकूमत बिल्कुल उनका तसलसल था, वो भी जो कुछ करती रही है उनके कहने पे करती रही। अगर तो अब तक कुछ इन्होंने डिलीवर किया है और उससे कोई तवक्को की जा सकती है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आगे भी तवक्को की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ फलसफा ये है कि हम जब भी ये बात करते हैं ना, मसलन जिस वक्त पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब देने का मामला था, एटॉमिक डिक्लेयर होना था, तो उस वक्त भी कहा गया जी हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। वो घास जो है वो गरीब खाता है, जिसको फिर घास पहले गीली अच्छी मिलती थी, अब वो घास भी खुश्क मिलने लगी और फिर वो खत्म हो गई। तो मसला ये है कि ऊपर वाला तबका जो है ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो ये सबसे पहले इस तरह की बात, जो बहुत बड़ी बात है, आइडियल बात है, कि अगर ये हुक्मरान हमारे जो हैं दोनों तरफ के, चाहे वो अपोजिशन में है या नहीं, उनकी मुराद जो है खत्म कर दी है। सबसे पहले तो ये जो जाते जाते निगरान जो है वो अपनी जो मुराद दे गए हैं, और इस चीफ जस्टिस की और जजेस की जो मुराद है, और रिटायर होने वालों की भी, यानी सारे। और इस तरह खुदा के वास्ते रहम किया जाए लोगों पर, ये सारी मुराद वापस ली जाए, और गाड़ियां शाड़ियां ये जो इतनी बड़ी दी जाती हैं ये ले ली जाए, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के हालात के मुताबिक चलाया जाए। हम वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारा निजाम, जो हमारे हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि अपना बैंक बैलेंस इस्तेमाल कर लेना इन गरीबों के लिए। ये अशराफिया अपना बैंक बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत है वो अपने खजाने देख रहे हैं कि खजाने खाली हैं सरकारी। वो जो ले गए बाहर पैसे, उनके मंगवाए पैसे यहाँ, बजाय इसके उनको सारी माफी हो गई है, उनके केस खोले, उनको पैसे उनके मंगवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, सैफुर रहमान साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।